हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर आता है, सेकंड ऑपरेटर आता है, वो आता है कंपैरिजन कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर में हम क्या बोलते हैं, समटाइम्स वी में कंपेयर height of two person. Sometimes we may compare height of two person. Sometimes we may compare price of two items. So we use comparison. ऑपरेटर। अब सर कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या क्या आता है वो हम देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं ऑपरेटर और उसकी मीनिंग, एक आता है इज लेस देन, एक आता है इज ग्रेटर देन, एक आता है लेस देन इक्वल्स टू, एक आता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ओके, एक आता है लास्ट वन इक्वल टू। सो ऑपरेटर और उसकी मीनिंग, ऑपरेटर और मीनिंग तो हम बोलते हैं लेस देन तो हम इसको बोलते हैं इज लेस देन, ग्रेटर देन तो हम बोल देंगे इज ग्रेटर देन, लेस देन इज इक्वल टू तो हम बोलते हैं इज लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू तो हम बोलेंगे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, और जो नेक्स्ट आता है वो डबल इक्वल टू, दैट इज कॉल्ड एज इज इक्वल टू। सर क्या होता है ना, अगर हम बात करते हैं ऑपरेटर की, तो ऐसे केस में ये लेस देन ग्रेटर देन तो सिंपल है सर। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ले लेता हूं इंट ए इज इक्वल टू 10 कॉमा बी इज इक्वल टू 20 कॉमा सी इज इक्वल टू, या दो ही ले लेते हैं, तो हम क्या बोलते हैं इफ, आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा, इफ ए ग्रेटर देन बी है क्या। तो आप देखो क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है ना, एक वैल्यू का दूसरे वैल्यू से। रिजल्ट क्या आता है वो हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन कंपेयर हो रहा है। हम बोलेंगे इफ ए लेस देन बी है क्या, तो देखो लेस देन कंपेयर हो रहा है। हम बोलेंगे इफ ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी है क्या, इस तरह से कंपैरिजन हो रहा है। इफ ए लेस देन इज इक्वल्स टू बी है क्या। क्या होता है सर, प्रोग्रामिंग की पहले कॉपी की दुनिया में क्या होता था, ग्रेटर के नीचे इक्वल का साइन देते थे, सिंगल लाइन का। लेकिन कंप्यूटर की दुनिया में ऐसा नहीं होता है सर। इस तरह से आप क्या करते हैं, वैल्यूज का क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। अब हम जाते हैं आगे। नेक्स्ट क्या होता है ना सर, प्रोग्रामिंग में कॉपी किताबों में हम कैसे कंपेयर करते थे, हम ऐसा लिखते थे इफ ए इज इक्वल टू बी है क्या, ऐसा लिखते थे। लेकिन ये प्रोग्रामिंग की दुनिया है सर, यहाँ सिंगल इक्वल से काम नहीं चलता, यहाँ डबल इक्वल टू का। तो डबल इक्वल टू का मतलब हो रहा है ए क्या बी के बराबर है क्या, क्या ए इज इक्वल टू बी है क्या। अगर आपको एक वैल्यू दूसरे वैल्यू की इक्वालिटी कंपेयर करना है तो सिंगल इक्वल से काम नहीं चलता, आपको डबल इक्वल टू का क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि ऑपरेटर कैसे यूज करेंगे, ऑब्वियस है ये आने वाले वक्त में हम लोग देखेंगे। लेकिन देखिए इस तरह से आप ऑपरेटर्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं। इस तरह से आप ऑपरेटर का क्या करते हैं,
यूज करते हैं। तो हम देखेंगे आगे चल के किस तरह से वर्क करेंगे। अब जो नेक्स्ट ऑपरेटर आता है, जो नेक्स्ट ऑपरेटर आता है वो आता है थर्ड, लॉजिकल लॉजिकल ऑपरेटर। सर लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेटर में क्या क्या चीजें आती है तो मैं आपको बता दूं। लॉजिकल ऑपरेटर में आता है एक लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। इस तरह से टोटल तीन ही चीजें आती हैं, ऑपरेटर और उसकी मीनिंग। एक लॉजिकल एंड होता है, एक लॉजिकल और होता है, ऑपरेटर और उसकी मीनिंग, ऑपरेटर और उसकी मीनिंग। ऑपरेटर और उसकी मीनिंग। ऑपरेटर लॉजिकल एंड, डबल पाइपलाइन, लॉजिकल और एक्सक्लामेटरी, ये कहा जाता है लॉजिकल एंड। सॉरी, लॉजिकल नॉट। सर जब आप सी प्रोग्रामिंग में करेंगे ना तो ऐसी पाइपलाइन के बीच में आपको गैप दिखेगी। जब आप सी में ये टाइप करेंगे तब आपको ऐसी गैप दिखेगी। यहाँ पूरी लाइन दिख रही है, लेकिन आप जब आप सी में करने जाएंगे तो आपको क्या दिखेगी? ऐसी पूरी पाइपलाइन दिखेगी, मतलब बीच में पाइपलाइन के थोड़ा सा डैश करके मिलेगा। ये जो एंड और होता है, तो सर ये जैसे लॉजिकल गेट काम करते थे ना, उसी तरह से ये भी काम करता है। जैसे अभी हमने ये ऑपरेटर पढ़े, वैसे ही देखो एक एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूं मैं जाता हूं, मैं बोलता हूँ इंट a is equals to 30, comma b is equals to 20, comma c is equals to 10। इस तरह से लिख रहा हूं। अब देखो मैं बोलता हूं if a greater than b and a greater than c। तो कैसा होता है सर? ये एंड क्या बोलता है? एंड लॉजिकल की तरह होता है। अब ये बोल रहा है भैया मुझे ये दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए, मुझे ये भी ट्रू चाहिए, ये भी ट्रू चाहिए। अगर आपको दोनों ट्रू चाहिए तो ऐसे केस में आप यूज करोगे लॉजिकल एंड का, ऐसे केस में आप यूज करोगे लॉजिकल एंड का यूज करोगे। उसी तरह से लॉजिकल और क्या बोलता है? इफ ए ग्रेटर देन बी, और लगा देता हूं मैं, और और ए लेस देन बी है, तो पता है क्या होता है? या ए ग्रेटर देन बी दे दो ना, कोई इशू नहीं होता। ए ग्रेटर देन बी, इसका ये मतलब होता है और का, ये भी एक ट्रू हो गई तो भी चलेगा, ये ट्रू नहीं भी हुई तो भी चलेगा। मतलब और का मतलब होता है भाई ये दोनों कंडीशन में से कोई एक भी ट्रू हुई तो भी चलेगा। जबकि एंड का मतलब होता है दोनों ट्रू होना कंपलसरी जरूरी है, दोनों ट्रू होना जरूरी है। जैसे अगर आपको याद होगा सर, सपोज करो कोई एग्जाम फॉर्म भरते हैं, तो भाई सबसे पहली चीज ये है कि मतलब पहली बात, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर बात करते हैं, सपोज करो आप सी डेक करने जा रहे हैं। सी डेक का क्राइटेरिया ये है कि मिनिमम क्या चाहिए? ग्रेजुएशन चाहिए। मिनिमम क्या चाहिए? ग्रेजुएशन चाहिए ही चाहिए। और सपोज करो इतने परसेंटेज चाहिए, तो ग्रेजुएशन चाहिए और साथ में परसेंटेज, मतलब दोनों क्राइटेरिया फिक्स है कि होना ही चाहिए। जैसे आपको बीई में एडमिशन ले रहे हो तो उनका कहना है 12th होना जरूरी है, मैथ्स होना जरूरी है। तो क्या हो गया? दो कंडीशन हो गए ना, 12th भी होना जरूरी है और मैथ्स भी होना जरूरी है। अगर नहीं हुआ तो आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिलेगी। सेम थिंग सर, इस तरह की सिचुएशन जब आती है तो ऐसे केस में आप क्राइटेरिया मल्टीपल है और सारे ट्रू चाहिए तो वहां यूज किया जाता है एंड। और कहीं कहीं यूज किया जाता है और मतलब अगर आपको आईडी प्रूफ चाहिए या आपको आईडी प्रूफ चाहिए, तो सर अगर आपका आधार कार्ड है तो भी चलेगा, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो भी चलेगा, अगर आपका
सपोज करो वोटर आईडी है तो भी चलेगा, तो मतलब और है ना, कोई एक चीज चाहिए आपको आईडी प्रूफ के लिए। तो इस तरह से डिपेंड्स ऑन सिचुएशन हम लॉजिक लिखते हैं और उस चीज को क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। तो जहां आपको और बोलता है दोनों में से कोई एक कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। और एंड क्या बोलता है, जितनी कंडीशन उसके साथ, कल को चल के इसके आगे और एंड लिख दोगे सर आप, अगर इसके आगे और एंड लिख दोगे तो वो तीसरी कंडीशन भी ट्रू चाहिए, और एंड लिख दोगे तो वो भी कंडीशन आपको ट्रू चाहिए। जबकि और बोलता है कि भाई अगर आपने इस तरह से लिख दिया ये दोनों, तो ये दोनों में से कोई एक भी ट्रू रही तो भी चलता है। और नेक्स्ट आता है, फिर मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो इंट, मैं नम नाम का वेरिएबल लेता हूं, इसमें ले लेता हूं 469, ऐसा वैल्यू कुछ तो भी मैंने ले लिया। सर ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो इक्वल टू, ये जो इक्वल टू आप देख रहे हो, इसका ये मतलब है कि ये वैल्यू जो है ये यहाँ पे असाइन करो। मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा सर, ये सिंगल इक्वल जो ऑपरेटर होता है, सिंगल इक्वल, ये कहलाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये सिंगल ऑपरेटर जो कहलाता है वो कहलाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है कि राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड में असाइन करो। मैं बहुत जल्दी आगे चल के पढ़ाऊंगा, फिलहाल अभी इतना समझिए कि ये जो 469 है ये असाइन हो जाता है नम में, नम में असाइन हो जाएगा। अब नॉट कैसे काम करता है देखो, मैं बोलता हूं इफ नम, नम में कितना है 469, 469 नॉट इक्वल टू 123 होगा, तब अंदर आना, तब अंदर आना इस लॉजिक के अंदर, और इसके अंदर जो भी कोड लिखा है, जो भी लॉजिक लिखा है उसको क्या कर देना, एग्जीक्यूट कर देना। फिलहाल मैंने डॉट 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 दे दिया हूं, लेकिन जो भी लॉजिक होगा उसको क्या करना, एग्जीक्यूट करना। तो सर समझिए इसका ये मतलब हो रहा है नॉट का, कि नॉट मतलब जब इक्वल, नॉट मतलब रिवर्स होता है। देखो अगर मैं ऐसा लिख दूं इक्वल टू, इसका क्या मतलब होता है, जब दोनों इक्वल हो, नम में है 469, क्या 469 इक्वल टू 123 है क्या, क्या 469 इक्वल टू 123 है क्या, तो नहीं है, तो इसके अंदर नहीं आएगा। लेकिन मैं बोलूंगा अगर 469 नॉट इक्वल टू 123 करेक्ट है, इसकी जगह वैल्यू क्या रिप्लेस हो जाएगा, 469, क्या इसकी जगह थोड़ी देर के लिए मैं लिख लेता हूं 469 लिख लेता हूं, 469 नॉट इक्वल टू, यस कंडीशन ट्रू, तो अंदर आएगा और उसका लॉजिक को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो जो नॉट होता है ना वो उल्टा काम करता है, उल्टा काम करता है। तो ये होता है सर हमारे लॉजिकल ऑपरेटर, ये कहलाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर कहलाते हैं सर। तो अर्थमेटिक हो गया, कंपैरिजन हो गया, ओके, अर्थमेटिक हो गया, कंपैरिजन हो गया, लॉजिकल हो गया। अब नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ हम बढ़ते हैं, अर्थमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल। जो नेक्स्ट ऑपरेटर आता है फोर्थ वन, असाइनमेंट ऑपरेटर आता है। असाइनमेंट ऑपरेटर एक ही है सर, द इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू ऑपरेटर इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। द इक्वल टू ऑपरेटर इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। जो इक्वल टू ऑपरेटर होता है उसको हम बोलते हैं असाइनमेंट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिख दूं इंट नम इज इक्वल टू 123, इसका क्या मतलब हो रहा है सर, ये इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है, जो भी राइट हैंड साइड में वैल्यू होती है, जो भी, उसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में असाइन कर दी जाती है, उसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में असाइन कर दी जाती है। मतलब कल को चल के अगर आप ऐसे लिखोगे इंट इंट 76 इज इक्वल टू नम, ऐसा नहीं चलता सर, ये रॉन्ग है, ये तो सिंटेक्स ही रॉन्ग है सर। आप कभी भी लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा वेरिएबल लगेगा। एक बात याद रखना, अगर आपको वैल्यू असाइन करनी है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा वेरिएबल लगेगा। ये तो कांस्टेंट हो गया, तो ये नहीं चलेगा सर, ये नहीं चलेगा, आपको ये गलत हो जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखना नम, और मैं यहाँ लिख देता हूँ, सपोज की बात है 469 लिख देता हूँ, 469। इसका मतलब ये हो रहा है सर, राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू रखी है वो लेफ्ट हैंड में क्या हो जाए, असाइन हो जाए। कल को चल के मैं जाता हूँ फ्लोट n इज इक्वल टू 12.23 लिख देता हूं। इसका मतलब ये हो रहा है ये जो वैल्यू है ये किस में जाके असाइन कर दो, ये n में जाके क्या कर दो, असाइन कर दो। तो ये n में जाके क्या असाइन हो जाएगी। तो इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर का सिंपल कंसेप्ट है, इक्वल टू ऑपरेटर को बोला जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। एक बात याद रखना, सिंगल इक्वल का मतलब होता है असाइनमेंट, डबल इक्वल का मतलब होता है कंपैरिजन। इसका मतलब अगर आप डबल इक्वल टू लगा दोगे, इसका मतलब हम बोल रहे हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है क्या, इसका ये मतलब होता है। लेकिन सिंगल इक्वल का मतलब होता है राइट हैंड साइड में जो भी रखा हुआ है वो असाइन आप क्या कर दो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर दो, असाइन कर दो। ये कहलाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो आप देख सकते हैं अर्थमेटिक है, कंपैरिजन है, लॉजिकल है,
असाइनमेंट ऑपरेटर है जो मैंने अभी आपको बताया। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो ऑपरेटर आता है सर वो आता है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर, तो कंडीशनल ऑपरेटर का सिंटेक्स कैसा होता है सर? देखो सर, कंडीशनल ऑपरेटर को एक ऑपरेटर और बोला जाता है, मैं आपको बता दूं, उसे ही टर्नरी टर्नरी ऑपरेटर। सर वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है सर, कई बार इसके ऊपर असाइनमेंट आते हैं, असेसमेंट आते हैं, तो ये ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता बिना असेसमेंट के ये छोड़ते होंगे। टर्नरी ऑपरेटर पे असाइनमेंट, उसे ही कंडीशनल बोला जाता है, उसे ही टर्नरी बोला जाता है। अगर हम उसके सिंटेक्स की बात करें, अगर हम उसके सिंटेक्स की बात करें तो उसका सिंटेक्स कैसा होता है? सबसे पहले आती है कंडीशन, सबसे पहले आती है कंडीशन क्वेश्चन मार्क, सबसे पहले आती है कंडीशन क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद आता है ट्रू, उसके बाद आता है ट्रू, उसके बाद कोलन, उसके बाद आता है फॉल्स। इसका क्या मतलब होता है? पहले वो कंडीशन को चेक करेगा, पहले वो कंडीशन को चेक करेगा, अगर उसे ट्रू मिली तो क्वेश्चन मार्क के बाद का एग्जीक्यूट करेगा, अगर ट्रू मिली तो क्वेश्चन मार्क के बाद का एग्जीक्यूट करेगा, और फॉल्स मिली तो क्वेश्चन मार्क के बाद का एग्जीक्यूट करेगा, क्वेश्चन सॉरी कोलन के बाद का एग्जीक्यूट करेगा। फिर से सुनिए, अगर कंडीशन जो भी आप पुट कर रहे हो चेक करेगा, ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के बाद का लॉजिक को एग्जीक्यूट करेगा, और अगर फॉल्स है तो कोलन के बाद के इसको क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। किस तरह से काम करता है देखिए, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं। जैसे मैं जाता हूं, मैं एग्जांपल यहां ले लेता हूं, मैं जाता हूं, मैं लिखता हूं इंट इंट ए इज इक्वल टू इंट ए इज इक्वल टू 30, कॉमा बी इज इक्वल टू 20, कॉमा सी इज इक्वल टू 10 ले लेता हूं। अब ध्यान देना किस तरह से मैं जाता हूं, मैं पुट करता हूं, मैं बोलता हूं ए ग्रेटर देन बी है क्या? अगर ए ग्रेटर देन बी होगा क्वेश्चन मार्क, तो प्रिंट एफ, मैंने आपको सर प्रिंट एफ नहीं बताया, लेकिन बस इतना समझो, प्रिंट एफ कुछ तो भी मैसेज को प्रिंट करता है, प्रिंट एफ कुछ तो भी मैसेज को प्रिंट करता है। यहां लिख दो आप हेलो, यहां आप लिख दो हेलो, क्वेश्चन मार्क के बाद आपने क्या लिखा? हेलो। मतलब ये जो आप देख रहे हो ये क्वेश्चन मार्क है, करेक्ट है? ये एक इस तरह से क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ कोलन, कोलन को भी मैं इस तरह से रेड से कर देता हूँ। उसके बाद मैं लिख देता हूँ प्रिंट एफ के बाद, ओह सॉरी, प्रिंट एफ हाय। तो कहने का मतलब ये है सर, देखो अब ये कंडीशन चेक, ये जो आप देख रहे हो ना सर, ये है कंडीशन, ये जो आप देख रहे हो ये है कंडीशन, अगर ट्रू होगी तो कोलन के क्वेश्चन मार्क के बाद वाला, तो मुझे बताओ ए में कितना है 30, बी में कितना है 20, क्या 30 ग्रेटर देन 20 है? हाँ है। तो क्या करेगा? इसके बाद क्वेश्चन मार्क के बाद क्या लिखा गया? हेलो, हेलो लिखा गया है, इसलिए आउटपुट में जो आ जाएगा, आउटपुट में जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? हेलो आ जाएगा सर, हेलो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हेलो। अब यही चीज जाता हूं सर मैं, एज इट इज मैं कॉपी करता हूं, और मैं एग्जाम्पल नम ए ग्रेटर देन बी, कल को चल के मैं ए ग्रेटर देन बी की जगह ए लेस देन बी लिख देता हूं। मुझे बताइए क्या ए लेस देन बी है क्या? नहीं है, ए लेस देन बी नहीं है सर, नहीं है, तो क्या ट्रू होगा क्या? नहीं। और ट्रू नहीं है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करता, क्या एग्जीक्यूट करता है? कोलन के बाद वाला, कोलन के बाद क्या लिखा गया? हाय, कोलन के बाद क्या लिखा गया? हाय। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, आउटपुट में क्या आ जाएगा? हाय। आउटपुट में क्या आ जाएगा? हाय आ जाएगा, हाई आ जाएगा। इस तरह से ये चीजें हो जाएंगी सर। अब मैं और जाता हूं, आप किस तरह से लिख सकते हो देखो, आप मैं और थोड़ा सा डिफिकल्ट लेता हूं। ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट दिया, बोलता हूं ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। देखो सर ये पूरी एक कंडीशन हुई, क्योंकि आपने इसको ब्रैकेट में दिया, बोर्ड मार्क्स के हिसाब से पूरी ये कि कंडीशन कहलाई। हाँ, और उसके बाद मैं दे देता हूँ क्वेश्चन मार्क, उसके बाद मैं दे देता हूँ क्वेश्चन मार्क, ओके, और उसके बाद मैं बोल देता हूँ प्रिंट एफ। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो एग्जाम्पल था ना, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, मेरे लिए यही सही रहेगा, और आपको समझाने के लिए मैं जाता हूँ या एज इट इज पेस्ट करता हूँ। बस मैं क्या करता हूँ, ये इसके अंदर एक और ब्रैकेट दे देता हूँ, ये एक ब्रैकेट दिया और यहाँ एक ब्रैकेट दिया, तो ए ग्रेटर देन बी है क्या? ए ग्रेटर देन बी है क्या? और यहाँ लिख देता हूँ एंड ए ग्रेटर देन सी है क्या? तो सर आप इसको पूरी एक कंडीशन समझिए, ये जो आप देख रहे हैं ना सर, यहां से लेके यहां तक एक ब्रैकेट देना भूल गया सर मैं, ये ब्रैकेट देना भूल गया सर मैं। तो आप यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक एक कंडीशन समझिए सर, यहां से लेके यहां तक, इसको मैं येलो से हाईलाइट कर देता हूं। तो ओह सॉरी, वो मुझे बैकग्राउंड हाईलाइट करना है, बैकग्राउंड
ठीक है, जाने दो उसको टाइम फिर। हाँ, तो देखिए किस तरह से क्या होगा कि आप देख सकते हैं ये पूरी एक कंडीशन कहलाएगी सर, ये पूरी ब्रैकेट में एक कंडीशन, ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। तो आप तो जानते हो अगर कंडीशन ट्रू होती है तो क्वेश्चन मार्क के बाद क्या लिखा गया है, हेलो। हेलो आएगा, तो इस हिसाब से हमारे प्रोग्राम में जो आउटपुट में आ जाएगा, हेलो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हेलो आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे प्रोग्राम में आउटपुट आएगा। तो ये कहलाता है सर टर्नरी ऑपरेटर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सर, इंटरव्यूज में, असाइनमेंट में आपसे ये चीजें पूछी जाती हैं कि कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर, नॉर्मली टर्नरी बोलते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड है, तो टर्नरी ऑपरेटर होता है सर, इस तरह से काम करता है। तो ये कहलाता है टर्नरी ऑपरेटर। और इसका एग्जाम्पल सर कि मैंने किस तरह से आपको बताया, ओके, जिसको हम कंडीशनल ऑपरेटर। तो देखिए सर, मैंने आपको कल अर्थमेटिक पढ़ाया था, आज मैंने कंपैरिजन बताया, लॉजिकल बताया, असाइनमेंट बताया, कंडीशनल ऑपरेटर बताया। और हम नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेटर आता है सर, हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर आता है वो आता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करें तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्लस प्लस ऑपरेटर इज कॉल्ड इंक्रीमेंट ऑपरेटर। माइनस माइनस ऑपरेटर इज कॉल्ड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। प्लस प्लस ऑपरेटर इज कॉल्ड इंक्रीमेंट ऑपरेटर, माइनस माइनस ऑपरेटर इज कॉल्ड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो सर प्लस प्लस का मतलब होता है इंक्रीमेंट, माइनस माइनस का मतलब होता है डिक्रीमेंट। लेकिन इसमें भी दो तरह के आते हैं सर, ओके, इसमें भी दो तरह के आते हैं। अब अगर हम बात करें इसके अंदर भी, तो हम इसके बात करते हैं, इसके अंदर बात करते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट की। पोस्ट इंक्रीमेंट कैसे होता है सर, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या कहलाता है। पोस्ट इंक्रीमेंट में कैसा होता है सर, देखिए मैं जाता हूं और मैं जस्ट एक लिख देता हूं सर। सपोज करो मैं जाता हूं और मैं लिख देता हूं प्रिंट एफ। सर हमने तो प्रिंट एफ पढ़ा ही नहीं सर। सर मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिलहाल इतना समझिए, सी में अगर हमको कुछ प्रिंट करना है तो हम प्रिंट एफ के अंदर लिखते हैं, ओके। और मैं जाता हूं यहाँ पे मैं सपोज करो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे पहला एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल, और मैं यहाँ प्रिंटफ लिखता हूँ, सॉरी, एग्जाम्पल लिखता हूँ। और एग्जाम्पल के बाद मैं जाता हूँ इंट ए इज इक्व टू 10, इंट ए इज इक्व टू 10 लिख दिया। ए की वैल्यू कितनी हो गई सर, 10। अब ध्यान देना परसेंटेज ऑफ डी। सर आप परसेंटेज ऑफ डी क्यों लिख रहे हैं सर, अभी मैं शॉर्ट में बताऊंगा आपको, जब मेरे ऑपरेटर्स खत्म हो जाएंगे ना सर, तब मैं आपको प्रिंटफ बिल्कुल डिटेल में और बहुत अच्छे से हम लोग प्रिंटफ क्या करता है, स्कैनफ क्या करता है, हम ये चीजें पढ़ेंगे। फिलहाल आज का हमारा टारगेट प्रिंटफ नहीं है, आज का हमारा टारगेट जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है। तो परसेंटेज ऑफ डी लिखने का मतलब होता है डेसिमल वैल्यू प्रिंट करो, मतलब इंटीजर पार्ट प्रिंट करो। आप परसेंटेज ऑफ डी भी लिख सकते हैं, परसेंटेज ऑफ आई आगे चल के बताऊंगा। फिलहाल मैं डी लिखता हूं, मैंने डी लिखा सर। और डी लिखने के बाद कॉमा मैं लिख देता हूं ए की जगह मैं आई लिख देता हूं सर, आई थोड़ा सा सुटेबल लगता है। आई नाम का वेरिएबल लिया और यहाँ पे मैं लिखता हूं आई प्लस प्लस। तो सर ये जो एग्जांपल आप देख रहे हैं ये कहलाता है पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट पेड होता है ना सर, महीने भर यूज करो बाद में पैसा पेड करो, महीने भर यूज करो बाद में पैसा पेड करो, सेम थिंग। इसका यही मतलब होता है सर, आई में जो कुछ लिखा है, आई में जो कुछ है पहले उसे प्रिंट करो, आई में जो कुछ है पहले उसे प्रिंट करो, और उसके बाद आई की वैल्यू को क्या करो, इंक्रीमेंट करो, उसके बाद आई की वैल्यू को प्रिंट करो। तो देखिए सर मैं जाता हूं यहाँ पे और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रिंट एफ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रिंट एफ, और दोबारा फिर से लिखता हूँ परसेंटेज ऑफ डी। प्लीज ध्यान देना, लेकिन इस बार आई को इंक्रीमेंट नहीं करूंगा, सिंपल मैंने लिख लिया आई को, जस्ट प्रिंट कर दो। अब आप समझो सर, अब आप समझो ये जो चीजें आप देख रहे हो सर, ये जो एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं, ये एग्जाम्पल है, ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है सर पोस्ट इंक्रीमेंट का। ये कहलाता है पोस्ट इंक्रीमेंट। सर इसमें होगा क्या, इसमें पहले ये होगा कि पहले ये प्रिंट करेगा और फिर उसके बाद ये क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। पहले ये प्रिंट करेगा और बाद में क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। तो प्रिंट करने का कैसा मतलब है, प्रिंट जो भी कुछ है उसको पहले प्रिंट करो और बाद में इंक्रीमेंट करो। तो सर पता है क्या होगा, जैसे ही ये ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर होगा, ये जो ए नाम का वेरिएबल आप देख रहे हो सर, ए नाम का वेरिएबल कहीं तो भी मेमोरी में क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, और ये 2 बाइट ले लेगा क्योंकि उसका टाइप क्या है,
इंटीजर है, क्योंकि उसका टाइप क्या है, इंटीजर है। और ये वेरिएबल का नाम क्या है, आई है, नॉट ए है। ए आई नाम का वेरिएबल आप यहाँ पे देख रहे हो, आई नाम का वेरिएबल होगा। और इसका कुछ तो भी एड्रेस मैं बता देता हूँ, इसका एड्रेस मैं दे देता हूँ, सपोज करो 6001, ये मेमोरी का एड्रेस है, ये मेमोरी जहां पे ये वेरिएबल क्रिएट होगा उस मेमोरी का एड्रेस है। अब सर आई में आपने क्या रखा है, आई में आपने क्या रखा है सर, तो आई में रखा हुआ है 10, कितना रखा हुआ है, 10 रखा है। अब सर आप क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो जो भी कुछ है आई में पहले प्रिंट करो, पहले आई की वैल्यू को क्या करो, प्रिंट करो। तो जाएंगे हम, जाएंगे और हम यहाँ पे जाते हैं और प्रिंट कर देते हैं। आई में कितना है, आई में है 10, तो सर पहले 10 प्रिंट होगा, याद रखना पहले 10 प्रिंट होगा। और प्रिंट होने के बाद, प्रिंट हो गया, अब आए इंक्रीमेंट होगा, अब आए क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो मैं जाऊंगा और ये जो 10 रखा है ये लॉस हो जाएगा। अब इसमें नई वैल्यू आ जाएगी इंक्रीमेंट, एक से इंक्रीमेंट होगा प्लस प्लस, अब कितना हो जाएगा 11, अब हो जाएगा 11, लेकिन 11 होने से पहले वो प्रिंट हुआ, अब हो गया 11। अब अगली लाइन में फिर से आपने आई को प्रिंट किया है, तो अब आई की वैल्यू जो प्रिंट करेगा वो प्रिंट करेगा 11। ये कहलाता है पोस्ट इंक्रीमेंट सर, ये कहलाता है पोस्ट इंक्रीमेंट बोला जाता है सर, इसे बोला जाता है पोस्ट इंक्रीमेंट। सेम थिंग सर, ऐसा ही सेकंड कंसेप्ट होता है सर, ऐसा ही इसी में हम बताना चाहते हैं सर, प्री प्री इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट होता है सर, प्री इंक्रीमेंट। अगर हम प्री इंक्रीमेंट की बात करें सर, उसके एग्जाम्पल लें सर, अगर उसका एग्जाम्पल लें, सेम थिंग सर लेता हूं, सब कुछ सेम रखता हूं सर, मैं जाता हूं इंट ए इज इक्वल टू 10 लेता हूं, इंट ए इज इक्वल टू 10 लेता हूं और यहां जाके लिख देता हूं प्रिंट एफ और परसेंटेज ऑफ डी और यहां जाके प्लस प्लस ऑफ आई कर देता हूं, प्लस प्लस ऑफ आई कर देता हूं। और उसके बाद मैं यहां जाता हूं प्रिंट एफ और यहां लिख देता हूं परसेंटेज ऑफ डी कॉमा आई, परसेंटेज ऑफ डी कॉमा आई। और ओके फाइन। अब देखो सर कहानी कैसी है, अब फिर से वही होगा, क्या होगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा। सॉरी मैंने वहां पे आई नहीं लिख पाया बाय मिस्टेक, तो मैं यहाँ पे जाके आई लिख देता हूँ। आई नाम का एक वेरिएबल, हाँ ठीक है, आई नाम का एक वेरिएबल क्या होगा, क्रिएट होगा। तो मैं जाता हूं, एक आई नाम का वेरिएबल बनेगा, वो वेरिएबल मेमोरी में कितने बाइट लेगा, 2 बाइट लेगा। उसका उसका नाम वेरिएबल आई होगा और उसका कोई मेमोरी होगा, मेमोरी का एड्रेस दे देता हूँ 7001 दे देता हूँ, 7001 दे देता हूँ। उसके बाद अगर मैं जाता हूं तो अब देखो क्या होगा। सबसे पहले सर, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखो सबसे पहले, अब देखो ये जो कहला रहा है, ये आप देख रहे हो जो, अगर आप देख रहे हैं सर, तो देखो आई में कितना है, आई में कितना रखा गया है, 10 रखा गया है, करेक्ट है। आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू अगर हम यहां जाके लिख देते हैं, आई की इनिशियल वैल्यू कितनी है, 10 है। अब क्या होगा सर, अब प्रिंट करने से पहले क्या होगा सर, देखो यहां लिखा गया पहले इंक्रीमेंट करो। तो सर ये जो आप देख रहे हैं, ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं सर, ये कहलाता है प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि पहले इंक्रीमेंट करो, पहले क्या करो, इंक्रीमेंट करो, ये कहलाता है प्री इंक्रीमेंट। प्रीपेड होता है ना सर, पहले रिचार्ज करो बाद में आपकी बात होगी। तो ऐसे केस में पहला जो है, पहले क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, पहले क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, और इंक्रीमेंट होने के बाद फिर क्या होगा, प्रिंट होगा। इंक्रीमेंट होने के बाद फिर क्या होगा, प्रिंट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम ये जाएंगे और आउटपुट में अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं परसेंटेज ऑफ डी आई प्लस प्लस ऑफ आई, प्लस प्लस ऑफ आई बोलेंगे तो पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा, पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, आई में जो भी है एक से ही इंक्रीमेंट होगा, तो कितना हो जाएगा, ये यहां से हट जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 11, कितना आ जाएगा 11। अब वो प्रिंट करेगा तो 11 प्रिंट होगा और अगली बार भी 11 ही प्रिंट होगा। प्री इंक्रीमेंट का मतलब होता है पहले इंक्रीमेंट होगा बाद में प्रिंट होगा। प्रिंट होने का मतलब प्रोसेस होगा, ये प्रिंट होने का मतलब ही होता है जो भी होगा प्रोसेस होगा। प्रोसेस मतलब आज प्रिंट हो रहा है कल कुछ और हो रहा होगा, जरूरी थोड़ी हमेशा प्रिंट ही हो रहा हो। इसका मतलब होता है कि भाई प्रोसेस होना पहले। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो पहले प्रिंट हो रहा था, बाद में क्या हो रहा था, इंक्रीमेंट। एक सेकेंड ना, ये हटा दूं, जस्ट अ मिनट सर। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके,
ठीक है, मैं अभी नहीं लिखता उसको। तो इस केस में पहले प्रिंट होगा, बाद में इंक्रीमेंट होगा। इस केस में पहले इंक्रीमेंट होगा, क्यों? इसलिए क्योंकि आपने प्री लिखा हुआ है।